हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 8 वीडियो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 का साइंस हम कवर कर रहे हैं। अब तक 7 वीडियो आ चुके हैं, ये है 8वां वीडियो और ये है 19/9/2018 सेकंड शिफ्ट का। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे से फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है वो ये है, जब कोई वस्तु है पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिल्कुल सीधा सा है। औसत गतिज ऊर्जा जो होती है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी और कितना समय लगा, कुल समय। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी है वो कितना है, पहले 18 थी फिर 16, यानी कि 18 और 16 कितने हो गए 34 मीटर। और टाइम कितना लगा, पहले 4 सेकंड और फिर 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड। अब में भाग लगाओगे आप 34 में 6 का भाग, तो ये आ जाएगा लगभग आपके 5 पॉइंट और 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.3 कुछ ऐसा यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, उसको आप हल कर लेना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। वो ये है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या समान होता है। यानी कि एक ही वर्ग में कोई तत्व है, इसका मतलब ये है कि एक वर्ग में समान समूह का मतलब एक ही वर्ग में तत्व हैं बहुत सारे, तो उनमें क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी है ना, उसका ये मकसद है, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई है उसमें ये चीज़ कॉमन है कि जब आप किसी भी वर्ग में देखते हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, वो यहाँ पर समान होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिख रही है ना, तो मान लीजिए हम बात करते हैं ये पहले वर्ग की ना। इसमें देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो ये सारे तत्व है ना, इनमें एक कॉमन चीज़ है, एक यहाँ पर गुण में समानता है कि ये जो सारे तत्व है ना, इनके अंतिम कोष्ठ में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर एक होगा। यानी हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के में भी एक है। इसलिए आपने देखा होगा हाइड्रोजन H+ लिखा जाता है, Na+ लिखा जाता है ना, K+ लिखा जाता है। यानी कि सारे के सारे के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी हम एक वर्ग की बात करें, यानी कि समान कोई से भी वर्ग की बात करें, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का क्या है, 1/3 है ना। यानी कि आपको दे रखा है कि एक वो दूसरा ग्रह है, उसका द्रव्यमान है जो m है, ठीक है, वो पृथ्वी का कितना है 1/3, पृथ्वी का द्रव्यमान उतना, और इसकी त्रिज्या है r, वो भी क्या है, पृथ्वी की क्या है 1/3 है। अब आपसे पूछा है कि इस ग्रह पर g का मान क्या होगा। अब देखिए हम जानते हैं जो g होता है वो पृथ्वी पर होता है। देखिए g बराबर होता है g अपॉन, तो देखिए जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला होता है G बराबर Gm/r², ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर G है, ये तो आपके सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, इसके वैल्यू फिक्स होती है। M द्रव्यमान होता है, R यहाँ पर त्रिज्या होती है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे G बराबर G और यहाँ पर M है वो क्या है, पृथ्वी का 1/3, यानी कि m/3, ठीक है, और यहाँ पर R है वो भी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको हल करेंगे तो दोस्तों ये आएगा G और 9m, क्योंकि ये 3 है ऊपर जाएगा 9m/3r, और इसको r से r काटेंगे, ये 3 से 9 काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा G बराबर G3Gm/r²। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा। यानी कि पहले जो भी गुरुत्वीय त्वरण था उसका जो नया गुरुत्वीय त्वरण है ना, वो कितना प्राप्त होगा, 3 गुना प्राप्त होगा। यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा वो ये होगा कि इस ग्रह पर जो कैपिटल वो स्मॉल g होगा, यानी कि जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसका मान क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 3 गुना, मतलब 9.8 × 3, ये आप करेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो फिर क्या होगा। तो देखिए ये है, अब मैंने अलग से इस चैप्टर को करा दिया है, आपके जो प्रकाश वाला चैप्टर है वहाँ पर और डिटेल से को कराया है। अब देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई भी आपके ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपका एक माध्यम है, ये जो कि ये बाहर वाला है, ठीक है, वो आपका है आपके सघन माध्यम, और अब जो प्रकाश की किरण जा रही है वो जा रही है विरल माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाती है ना, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, मतलब उसको जाना चाहिए था इस सीधी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ से दूर हट जाएगी, ठीक है। यानी कि जाना चाहिए था, देखिए यहाँ ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ये
ऐसे दूर हट जाएगी और इससे दूर हट जाएगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है साथ ही, जितना अधिक यहाँ पर विरल माध्यम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना सघन माध्यम होगा स्पीड उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि गति इंक्रीज होगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी वो। ठीक है, इसको आप और डिटेल में जो प्रकाशिकी वाला चैप्टर है वहाँ से देख सकते हो अलग से प्लेलिस्ट में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आपको पता होगा ब्यूटेन है इसका राइट आंसर है। वैसे आपको पता होगा जो आंसर की देखिए रेलवे ग्रुप डी की उसमें एथेनॉल इसका आंसर दे रखा है, लेकिन दोस्तों ब्यूटेन होते हैं। इसका उपयोग ब्यूटेन के यहाँ पर टैंक लगाए जाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे कार होते हैं जो गैस से चलने वाली होते हैं, तो पीछे को एक टैंक लगा रहता है, ठीक है, सिलेंडर लगा रहता है, तो उसमें आपकी ब्यूटेन गैस ही भरी जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जब pH का मान 7 से 14 हो जाता है तो क्या होता है? अब देखिए pH स्केल था, ये आपके अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पर 0 से और 14 तक के अंक लिखे होते हैं, बीच में होता है 7 जो कि उदासीन होता है। अब देखिए इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जब 0 से 7 और 14 तक की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये होता है H+ आयन और ये होता है OH+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर देखिए ये H+ आयन है ना, हम इधर से इधर जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए जब क्षेत्रफल घट रहा है ना, तो होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम जब इधर से इधर जाएंगे ना तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, लगातार घटती रहती है, और इधर से इधर जाते हैं तो OH आयन की सांद्रता की क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, इसका मतलब OH- आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे अच्छे से, यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत दे रखे हैं। हालांकि रेलवे ने इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 डाल रखा हो, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 भी है वो भी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो इसको क्वेश्चन को सही मानने का, लेकिन इसको नेगलेक्ट किया होगा बाद में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दोनों ही सही हैं। यानी कि आप जब यहाँ पर 0 से और 14 की तरफ जाओगे, यानी कि 7 से 14 की तरफ जाओगे ना यहाँ से, तो इस स्थिति में क्या होता है, OH- आयन की सांद्रता तो बढ़ती है, साथ H+ आयन की सांद्रता भी घटती है। तो ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो वस्तुएं A और B हैं, ठीक है, किसी वेग से चल रही है, इनका वेग क्या है, समान दे रखा है आपको, लेकिन A का जो द्रव्यमान है B के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो दोनों की गतिज ऊर्जा का रेशियो क्या होगा? देखिए गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 mv²। ठीक है, अब देखिए m आपको समान दे रखा है और v आपको क्या दे रखा है, वो v समान दे रखा है, और वेग क्या है, समान दे रखा है, m का मान है अलग अलग। अब देखिए मान लेता हूँ जो पहली वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, E1, ठीक है, और दूसरे की क्या है, E2। ठीक है, अब देखिए E1 A और EB। अब देखिए पहले की बात करते हैं जो होती है 1/2 mv²। अब देखिए m यानी A का द्रव्यमान B से 2 गुना है ना, तो यानी कि मान लेता हूँ कि इसका द्रव्यमान 2 है और v² यूँ का यूँ, जबकि जो नीचे वाली है इसका 1/2 और आपका m का मान 1 और v का मान यूँ का यूँ ने। ठीक है, अब देखिए जब इनको आपस में क्रॉस काटोगे है ना, काटोगे तो सब कुछ कट जाएगा और यहाँ बचेगा कि जो EA है और EB है उनका अनुपात आएगा 2:1। इसका मतलब ये है जो EA है और EB है इसका अनुपात है 2:1। यानी कि आपसे यही पूछा है कि इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, A/B, तो हमको क्या उत्तर देना पड़ेगा ऑप्शन में 2:1। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके लिए दोस्तों आपको वही प्रकाशिकी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश का अपवर्तन, वो प्रकाश का परावर्तन, तभी आपको समझ आएगा ये चीज़ें। फिलहाल मैं आपको बता दूं एक ट्रिक के साथ, मैंने हालांकि वहीं भी बताया वीडियो में। अब देखिए इसकी ट्रिक है, यहाँ पर एक सीधी सी ट्रिक है जिसको आप लगाकर वहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिक है वो ये है कि आपको लिखना है इनफाइनाइट, इधर लिखना है C, इधर लिखना है F, इधर लिखना है इनफाइनाइट C F। ठीक है, अब देखिए इससे हम ट्रिक ये बनाएंगे कि देखिए इससे ट्रिक ये है, अब देखिए जैसे आपको जो भी चीज़ पूछी है वो कर लेंगे। देखिए जैसे प्रश्न पूछा है वस्तु को आपके रखा गया है वक्रता केंद्र C व F के बीच, तो देखिए C कहाँ है, ये रहा, F कहाँ है, ये रहा। अब देखिए C और F के बीच रखेंगे ना, C और F के बीच, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और C के बीच। ये ट्रिक इसलिए दोस्तों, इस ट्रिक को आप समझिए, यानी कि वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, जब वक्रता केंद्र C पर है तो बनेगा C पर, जब फोकस पर है तो बनेगा अनंत पर। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, यानी कि C व F के बीच है, तो यानी कि प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए C व अनंत के बीच, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 है, वक्रता केंद्र से दूर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। वैसे आपको ये चीज़ जब समझ आएगी जब प्रकाशिक वाला चैप्टर डिटेल से करोगे। प्लेलिस्ट में जाकर मैंने चैप्टर नंबर 9 साइंस का डाला है, आप वहाँ को देख सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कणों की गतिज ऊर्जा किसमें मैक्सिमम होती है। तो मैंने अभी केमिस्ट्री आपको करा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने पहला ही चैप्टर डाला है, वो पहला वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि जो प्लाज्मा होती है उसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, प्लाज्मा के कणों के बीच गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं। अब देखिए यहाँ पर सेल से मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है कि क्या पूछना चाहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तत्वों की संख्या पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था। अब दोस्तों मान लीजिए कि इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता कि किस आवर्त में तत्व सबसे कम होते हैं, तब भी यहाँ पर ये सही उत्तर नहीं था, क्योंकि जो आपका तीसरा वर्ग है वो तीसरा चौथा आवर्त दोनों में समान समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और छठे में समान समान होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट किया था, मतलब क्लियर यहाँ पर नहीं पूछा गया था कि क्या पूछना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गंडमाला या गाइटर रोग जो होता है किसकी वजह से होता है। तो आपको पता होगा, ये बिल्कुल सीधा आंसर है, आयोडीन की कमी से होने वाला ये रोग है। ये एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 समान प्रतिरोध हैं जिनका मान 6 ओम है, यानी कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर आपको अलग से फिजिक्स के न्यूमेरिकल करा रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान होता है R बराबर R1 प्लस वो आपके जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये सूत्र होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए इनको हल करेंगे, मतलब 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 6 अब एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 3/6। इसका मतलब ये है 1/R बराबर 3/6, इसका मतलब 1/2, और इसको आप ऊपर ले जाओगे तो R का मान आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, R बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 6 वोल्ट की विभवांतर से 0.5 एम्पियर की धारा जुड़ी हुई है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए शक्ति का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है P बराबर VI। मैंने साइंस के न्यूमेरिकल करा रखे हैं अलग से सारे। ठीक है, P बराबर VI NCERT के, तो वहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। P बराबर VI। अब देखिए V का मान आपको दे रखा है 6 वोल्ट, I का मान दे रखा है 0.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सीधा सा है 3 वाट। ठीक है दोस्तों, 3 वाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर वापस क्यों आता है। तो आपको पता होगा पृथ्वी है, सभी वस्तुओं पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, इसकी वजह से जो सभी वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो देखिए दाब नहीं लगता, केंद्र भूमि की बल ये भी नहीं लगता, वस्तु द्वारा किया गया कार्य भी नहीं होता, इस पर एक बल लगता है जो कि इसको भूमि की ओर खींचता है, और उस बल का नाम क्या होता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपके अम्ल क्षारों से रिलेटेड, यानी कि जो चैप्टर है NCERT क्लास 10th में अम्ल क्षार लवण, वहाँ से है। दंत क्षय कब शुरू हो जाता है। तो देखिए दंत क्षय क्या होता है, दंत क्षय का मतलब हमारे दांत है वो आपके क्षयित होने लग जाते हैं, एक तरीके से कमज़ोर होकर झड़ने लग जाते हैं। तो देखिए जब आपके मुंह का pH वैल्यू होती है ना वो 5.5 से कम हो जाती है ना, तो तब ये स्थिति आ जाती है। उस समय हमारे मुंह में जो आपका अम्ल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से दांत है वहाँ पर झड़ने लग जाते हैं, क्षयित होने लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 5.5। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आज ही मैंने आपकी पीरियोडिक टेबल है वो शुरू कर दी है, और वहाँ देखिए मैंने बताया था ये जो तीनों होते हैं ये परमाणु भार पर आधारित थे। तो तीनों यहाँ पर मापदंड थे, तीनों का परमाणु भार थे, लेकिन यहाँ जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यही पूछा है कौन सा वर्गीकरण है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी जिसमें कार्बनिक विकास के बारे में बताया है। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी वो बुक किसने लिखी थी, और दूसरा क्वेश्चन इसमें हिडन ये भी है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको पता चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मतलब स्पीसीज का मतलब होता है यहाँ पर जातियों का उद्भव। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कार उच्च गति से चल रही है तो इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा संचित है। देखिए जब स्पष्टली यहाँ पर बोला गया है गति से चल रही है, मतलब मान लीजिए कोई कार है वो स्पीड से चल रही है, तो आपको ध्यान रखना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊर्जा होती है जिसका नाम होता है क्या गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। जब भी आपके सिर्फ और सिर्फ वेग दिया हो आपको ध्यान रखना है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर तापमान को केल्विन में बदलने के लिए, वो तापमान है केल्विन है, केल्विन से हमको सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करना होगा। तो देखिए अगर हमको केल्विन में दे रखा है उसको सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा 273 घटाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए हमको दे रखा है कि आप 300
आपके पास 300 डिग्री केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलिए तो हम क्या करेंगे 273 इसमें से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आप जो भी ताप पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, है ना, फ़ारेनहाइट, रोमिनस, इनके बारे में कि कैसे एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, एक वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सोल्डर धातु होती है, सोल्डर एक मिश्र धातु होती है, वो किस किस से मिलकर बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपको ध्यान रखना है, लेड प्लस टिन। ठीक है, Pb प्लस Sn है, ये इसका राइट आंसर है। सोल्डर धातु इन दोनों के कॉम्बाइन से बनाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है। मतलब देखिए ये पूछना चाहता है कि जब एक पौधा होता है तो बीज जो होता है ना, बीज से उसके बाद जो पौधा बनता है, यानी कि बीज हमने मान लीजिए उगा दिया, तो बीज है वो उसके बाद पौधा किस रूप में बदल जाता है, यानी कि बीज के बाद उसमें क्या पैदा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें आपके भ्रूण यानी कि फेटस है वो यहाँ पर चालू हो जाती है। और ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि जब बीज डाल दिया जाता है उसके बाद भ्रूण ही यहाँ पर पैदा होने लग जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, माता पिता से कोई संतान होती है ना, उसमें शारीरिक और मानसिक गुणों का संचरण क्या कहलाता है। तो देखिए बहुत सारे आपके जब भी जीन्स के बारे में बात करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कई बार हम देखते हैं तो परिवार में बातें होती रहती है कि इसकी नाक है इसके पिताजी से गई है ना, इसका चेहरा उससे गया है। तो ये चीज़ें होती है ना, ये सारी आनुवंशिकता के कारण होती है। आनुवंशिकता एक विज्ञान का एक अलग से एक सब्जेक्ट है जिस पर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो उनके गुण होते हैं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक गुण, वो बदलते हैं ना, मतलब ट्रांसफर होते हैं। तो इसका अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं आनुवंशिकता। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। अगला देखते हैं, एक वस्तु का वेग, वो एक वस्तु है ना एक नियत वेग से उत्तर दिशा में चल रही है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है बल की। वैसे तो देखिए वस्तु है उत्तर दिशा की ओर जा रही है, मतलब उत्तर दिशा की ओर जा रही है, लेकिन देखिए बल होता है वो होता है F बराबर m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन से बल की बात हो रही है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि घर्षण बल आपसे पूछा है या ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल इस पर कौन से बल की बात क्लियर नहीं हो पाई है कि कौन से बल की यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा 0। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान ठीक बीच रास्ते में उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए हम किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी निश्चित ऊंचाई से नीचे को गिराते हैं ना, तो प्रारंभिक स्थिति में यहाँ जब वस्तु गिराने वाले हैं उस स्थिति में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो क्या होती है, अधिकतम होती है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। और जब पृथ्वी से वस्तु छोड़ते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और अंत में जब वस्तु पृथ्वी को टच कर लेगी उस स्थिति में गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटकर क्या हो जाएगी, 0। तो आपसे ये प्रश्न पूछा है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही होती है तो बीच रास्ते में उसकी कौन सी ऊर्जा होती है, वो बढ़ रही होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा, जबकि स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार क्या होती है, घटती रहती है। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, कौन सा हार्मोन है प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे जो भी खाना बनाते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका वहन कौन करता है। तो आपको पता होगा, देखिए स्क्लेरेन्काइमा तो पेड़ पौधों में आपके कठोरता के लिए जिम्मेदार है, कोलेरेन्काइमा पेड़ पौधों में लचीलापन उत्पन्न करता है, पेरेन्काइमा आपके अलग है, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, फ्लोएम है वो पेड़ पौधों से जो भी भोजन पड़ता है यानी प्रकाश संश्लेषण से जो भी उत्पाद बनते हैं उनका परिवहन करता है, जबकि जाइलम जो होता है, जाइलम वो पेड़ पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप आज के इस वीडियो को देखकर कैसा आपको लगा है, और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है नहीं, 8 वीडियो अब तक हमने डाल दिए हैं, लगभग हमने 8 वीडियो में लगभग आपके 200 क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर आपको पेपर यहीं मिल जाएंगे, बहुत सारी PDF आपको यहाँ मिल जाएंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त रेलवे ग्रुप D NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।